हेलो एवरीवन, सीएसआर नेट फिजिकल साइंस के आज के इस लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिक्स इसमें स्कैटरिंग थ्योरी से बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे, इंक्लूडिंग सीएसआर नेट के जो पीवाईक्यूज भी हैं। और ये क्वेरी किसी एक स्टूडेंट ने पूछा था, इसलिए आज हम डील कर रहे हैं स्कैटरिंग थ्योरी की प्रॉब्लम्स। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से। सो इन दिस प्रॉब्लम यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ differential scattering cross section using the first order Born approximation if the potential is given to you minus of v naught e की पावर माइनस r by। ठीक है, तो आपको पोटेंशियल दिया है, कोई पार्टिकल इससे स्कैटर होगा, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आपने फाइंड आउट करना है यूजिंग द फर्स्ट ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन। देखिए, मैंने आपको इसका वैल्यू बताया था, डी सिग्मा बाई डी ओमेगा इज कैलकुलेटेड एज एफ ऑफ थीटा विच इज स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड मॉडुलस स्क्वायर। और ये जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है ये स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल्स के लिए डिफाइन होता है माइनस 2m अपॉन क्यू एच कट स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी r v ऑफ r साइन क्यू आर डी आर। ठीक है, बस अब यहां पर ये वैल्यू आपने रखना है और इसके बाद इंटीग्रेशन करना रहेगा। सो दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस 2m अपॉन क्यू एच कट स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी। और देखो यहाँ जो है ना वी नोड आ जाएगा माइनस वी नोड, तो ये प्लस 2m वी नोड बाई क्यू एच कट स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है। एंड देन वी हैव r e की पावर माइनस r बाई a साइन क्यू आर एंड डी आर। ये जो q आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं मोमेंटम ट्रांसफर। मोमेंटम ट्रांसफर जो होता है इसका वैल्यू रहेगा k माइनस के नॉट। ठीक है, फाइनल मोमेंटम वेव वेक्टर माइनस इनिशियल वेव वेक्टर। और जब स्कैटरिंग हमारे पास जो कोलिजन होगा वो अगर इलास्टिक होता है तो इन दैट केस q का वैल्यू हमारे पास लिख सकते हैं 2k साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये एडिशनल मैंने आपको बताया था, दिस इज कॉल्ड मोमेंटम ट्रांसफर। अगर आप इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहां से। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए आपको यूज करना होगा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी। देखो, अगर यहां पर स्मॉल r नहीं प्रेजेंट होता तो मेरे पास है e की पावर माइनस r बाई a एंड साइन क्यू आर। तो ये सिचुएशन कुछ इस टाइप से बन जाती, 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एंड देन वी हैव साइन ए टी डी टी इज इक्वल टू a अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए कि साइन ए टी का हमारे पास क्या होता है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, कोस ए टी का, साइन हाइपरबोलिक ए टी का, है ना, तो ये आपको पता रहना चाहिए। तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में साइन ए टी का जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आप कैलकुलेट करते हैं तो ये रिजल्ट आता है। अगर मैं इसमें कंपेरिजन करता हूं तो मुझे पता चलेगा कि जो एस का वैल्यू है, ठीक है, एस का जो वैल्यू है बेसिकली ये बराबर है 1 अपॉन ए के। टी इज रिप्लेस्ड बाय आर एंड दिस ए इज रिप्लेस्ड बाय क्यू। आप इस चीज़ को दोनों जो हमारे पास इंटीग्रेशन है ना इनमें कंपैरिजन करके पता लगा सकते हैं कि ये हमारे पास में चेंज होने लग रहा है। ठीक है, इसमें और इसमें इस चीज़ का डिफरेंस है। और आर मैंने अभी कंसिडर नहीं किया है, आर आप बाद में कंसिडर करेंगे। एक और प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा आपको यूजिंग द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, फिर आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना होगा। ओके, ये वैसे तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है बट इसका वैल्यू आपको कभी देगा नहीं, क्योंकि सीएसआर नेट में लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आपके मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर सिलेबस में इंक्लूड है। तो एग्जामिनर को ये पता है कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉपर्टीज हैं वो स्टूडेंट को आना चाहिए, तो वही आपको यहाँ पर अडॉप्ट करना है। तो इसका वैल्यू मेरे पास आ जाएगा, देखो a इज रिप्लेस्ड बाय q डिवाइडेड बाय s इज रिप्लेस्ड बाय 1 बाय a, तो यहां से मेरे पास आ रहा है 1 अपॉन a का होल स्क्वायर। करेक्ट है। तो अगर यहां पर r हो जाता है ना, अगर हमारे पास r भी आ गया तो अब क्या फॉर्मूला होगा मैं आपको बताता हूं। देखो, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n एंड सम फंक्शन f ऑफ t, इसका वैल्यू होता है माइनस 1 की पावर n एंड डी एन एफ बाई डी एस की पावर n। ये फॉर्मूला होता है, ये अनदर प्रॉपर्टी है। अभी इस फॉर्मूले में जो n है बेसिकली इट इज रिप्लेस्ड बाय 1, क्योंकि r की पावर 1 है ना, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 के इक्वल, और ये s कितना है 1 बाय a। तो आप थोड़ा सा देखें इसमें, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं। देखो, एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू ये कांस्टेंट टर्म, सो 2m v नॉट अपॉन क्यू एच कट स्क्वायर। एंड अब देखो यहां से माइनस 1 की पावर 1 विच इज माइनस साइन, है ना, एक माइनस साइन आएगा यहां पे,
और इसके बाद है df बाई डी एस की पावर n, यानी ये हो जाएगा d अपॉन डी, और n की वैल्यू क्योंकि 1 है मतलब a की बार डिफरेंशिएशन करना है। s का जो वैल्यू है विच इज 1 बाई a, और जो f का वैल्यू है दिस इज बेसिकली ये वैल्यू मेरे पास ये है, ठीक है, क्योंकि f ऑफ t अभी हमारे पास ये रहेगा ना कंप्लीट, दिस इज f ऑफ t, और t की पावर n जो है वो मेरे पास r है, ठीक है, ये t की पावर n है और ये मेरे पास मतलब आप t जो है वो रिप्लेस किससे हो रहा है, r से रिप्लेस हो रहा है ना, तो आप इसको कह सकते हैं r की पावर n एंड दिस इज f ऑफ r। तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको यूज करना पड़ेगा, f का ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके थे। सो q डिवाइडेड बाय q स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर, बस ये हमारे पास वैल्यू आएगी। इसको अगर आपने सोल्व कर लिया आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो इसका मीनिंग क्या होता है, एक बार डिफरेंशिएशन करना किसके रेस्पेक्ट में, 1 बाय a के रेस्पेक्ट में, तो आप लिख सकते हैं देखो माइनस 2m v नोड अपॉन क्यू एच कट स्क्वायर, u बाई v का फॉर्मूला लग रहा है तो मेरे पास आएगा यहां से, ठीक है, क्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है, एंड देन इसके बाद आएगा देखो 0 माइनस क्यू ऑफ इंटू 2 एंड 1 अपॉन a। बताइए नहीं आया समझ में, देखो u बाई वी फॉर्म है तो v स्क्वायर हो गया, v सेम रखा, u का डिफरेंशिएशन किया जो कि 0 हो जाएगा क्योंकि q में 1 बाय a है ही नहीं, माइनस साइन, q सेम रखा और डिनोमिनेटर का आपने डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू 1 बाय a जो कि ये रहा, ठीक है। बस अब इसको सिंप्लीफाई और करना है तो थोड़ा एलसीएम विलसीएम लेकर के आप सोल्व कर लें। देखो माइनस ये माइनस q और q ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास आ रहा है 4m v नॉट डिवाइडेड बाई a इंटू ए की पावर 4 एंड 1 प्लस में क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बताइए ये भी इससे कैंसिल आउट हो रहा है क्यूब पर, ठीक है, एंड एट लास्ट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी सिग्मा बाई डी ओमेगा एंड दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा का होल स्क्वायर मॉडुलस स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ रहा है देखो 16 m स्क्वायर वी नोड स्क्वायर ए की पावर 6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस में क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर की पावर 4। दिस वॉज द रिजल्ट, ठीक है, दिस वाज द रिजल्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने फाइंड आउट करना है एस वेव स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, और किसके लिए फाइंड आउट करना है, स्क्वायर वेल पोटेंशियल, जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है v ऑफ r इज इक्वल टू माइनस ऑफ v नोट व्हेन द वैल्यू ऑफ r इज बिटवीन 0 टू a एंड 0 होगा जब हमारे पास r ग्रेटर देन a है। तो ये आपको एक बाउंड स्क्वायर वेल पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है, बाउंड है इसलिए हम इसको वेल बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में बाउंड स्क्वायर वेल पोटेंशियल है जिसकी डेप्थ आप देख सकते हैं वी नोड के इक्वल है और जिसकी विड्थ हमारे पास a के इक्वल है। तो इससे जब स्कैटर करेगा कोई पार्टिकल तो एस वेव स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आपने फाइंड आउट करना है। देखो टोटल जो क्रॉस सेक्शन होता है इसका वैल्यू क्या है, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। देखो ये क्वेश्चन आपको ना थोड़ा सा इजी लगेगा अगर इससे पहले आप हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग डिस्कस करा था ना मैंने, अगर वो वीडियो आप लोग देख लेते हैं एक बार। हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग में मैंने 3 केस डिस्कस किए थे, एक क्लासिकल है ना, क्लासिकल ट्रीटमेंट, एक क्वांटम ट्रीटमेंट में 2 केस किए थे हम लोगों ने, एक लो एनर्जी लिमिट और एक हाई एनर्जी लिमिट। तो वो वीडियो अगर आप देख लेते हैं ना तो ईजी लगेगा आपको। देखो एस वेव स्कैटरिंग की बात क्या होती है, एस वेव स्कैटरिंग का मीनिंग होता है फॉर एस वेव वी नो एल का वैल्यू 0 होगा, है ना, एंगुलर मोमेंटम एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, और एल का वैल्यू 0 होने का मीनिंग है कि दिस इज आल्सो कॉल्ड लो एनर्जी लिमिट की बात चल रही है। लो एनर्जी लिमिट में ही हम एल का वैल्यू 0 या 1 कंसिडर करके चलते हैं, और जब हाई एनर्जी लिमिट होता है तो एल की मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाते हैं, जिसका वैल्यू हमने पिछले लेक्चर में बताया था हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग के अंदर के ए, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो लेक्चर आप देख सकते हैं। तो अभी एल का वैल्यू 0 है और टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालना है एंड इट्स फॉर्मूला विल बी 4 पाई बाई के स्क्वायर समेशन 12 प्लस 1 एंड देन साइन स्क्वायर डेल। यहां पर एल का वैल्यू रन कर रहा है 0 से लेकर के इन्फिनिटी। सिंस एल का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 0 होगा एस वेव स्कैटरिंग के लिए, तो यहां पर ये फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा 4 पाई बाई के स्क्वायर एंड देन साइन स्क्वायर डेल नोट। करेक्ट है, और क्योंकि ये फेज शिफ्ट भी बहुत कम होगा, लो एनर्जी लिमिट में ये फेज शिफ्ट भी बहुत कम होगा, तो आप इसको अगेन टेंड करवा सकते हैं 4 पाई बाई के स्क्वायर एंड डेल नोट स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा अगर आपने ये फेज शिफ्ट का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब हार्ड स्फीयर जब स्कैटरिंग हम लोगों ने डिस्कस किया था तो फेज शिफ्ट कैसे कैलकुलेट किया था,
वी कैलकुलेट दिस फेज शिफ्ट बाय यूजिंग द टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, है ना। तो सेम कहानी यहां पर है। देखो बाउंड स्क्वायर वेल पोटेंशियल है, शेप किस टाइप से होगी, इस टाइप से शेप है, दिस इज ए एंड दिस इज माइनस वी नोट। इसमें कितने रीजन है टोटल, फर्स्ट रीजन एंड सेकंड रीजन, दो रीजन मेरे पास है, एक आर लेस देन ए, एक आर ग्रेटर देन ए, सही है। तो टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन इसके लिए अलग होगा और इसके लिए अलग, और सॉल्यूशंस भी दोनों के लिए डिफरेंट आएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं एक बार, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखता हूं, डी स्क्वायर साई बाई डी आर स्क्वायर प्लस में, ठीक है, 2m बाई एच कट स्क्वायर एंड ई माइनस में वी अफेक्टिव एंड साई इज इक्वल टू 0। करेक्ट है। यहां पर आपको आर दिया है तो मैंने आर लिखा है इस पे, ठीक है। और यहां जो पोटेंशियल होता है इट इज टेकन टू बी इफेक्टिव पोटेंशियल एंड द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव पोटेंशियल विल बी एल ऑफ एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m आर स्क्वायर प्लस में वी ऑफ आर। देखो ये सेम चीज हम ना डिस्कस कर चुके हैं हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग में, तो सेम आपने स्क्वायर वेल पोटेंशियल के लिए भी करना है, और रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको याद रखें क्योंकि ये रिजल्ट आगे जाकर के न्यूक्लियर फिजिक्स में भी यूज होगा, ठीक है। जब आप स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन वहां पर डील करेंगे ना, तो उसमें भी वही फॉर्मूला यूज होने वाला है। अभी अगर एल का वैल्यू 0 है एस वेव स्कैटरिंग के लिए, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, आपके पास आ गया वी ऑफ आर, और वी ऑफ आर जो है ये माइनस वी नोट भी है, 0 है, डिपेंडिंग कि हमारे पास आर का वैल्यू कितना होगा। तो ये जो हमारे पास स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ये देखो फर्स्ट रीजन में लिख रहे हैं सबसे पहले, जहां पर पोटेंशियल माइनस वी नोड है, तो आपके पास आएगा डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डी आर स्क्वायर प्लस में, ठीक है, यहां पर मेरे पास हो जाएगा, एक काम करते हैं, इसको कुछ मान लेता हूं मैं, क्यू स्क्वायर एंड साई इज इक्वल टू 0, जहां पर क्यू स्क्वायर को मैंने अज्यूम किया है 2m बाई एच कट स्क्वायर एंड देन वी हैव ई, ठीक है। वी इफेक्टिव में ये वैल्यू तो 0 हो गया, वी ऑफ आर बचा, फर्स्ट रीजन में इसका वैल्यू माइनस वी नोड है, तो माइनस ऑफ माइनस वी नोड ये हो जाएगा प्लस वी नोड, ये मेरे पास है। सेकंड रीजन की बात करते हैं नेक्स्ट। सेकंड रीजन में क्या आएगा, सो डी स्क्वायर साई बाई डी आर स्क्वायर प्लस में, सेकंड रीजन में पोटेंशियल ही 0 है, तो अगर ये 0 हो गया तो 2me बाई एच कट स्क्वायर आएगा, और हम जानते हैं, देखो मैंने पहले भी रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर है, डायरेक्ट डेल्टा पोटेंशियल है, इन सब में यूज किया गया है के स्क्वायर, तो मैं के स्क्वायर यूज कर रहा हूं इसको, ठीक है। तो के स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0, जहां पर के स्क्वायर का वैल्यू है 2me अपॉन एच कट स्क्वायर। तो रीजन 1 के लिए आपको अलग स्क्रोडिंगर इक्वेशन मिली है, रीजन 2 के लिए अलग से। सॉल्यूशन क्या होंगे, तो सॉल्यूशन देखो इस केस में जो आप डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं, बेसिकली इट कोरस्पॉन्ड टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन का सॉल्यूशन आप लोग जानते हैं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल नोट होता है, तो सेम यहां लिखना है। देखो फर्स्ट के लिए यानी इस रीजन के अंदर सॉल्यूशन विल बी ए साइन क्यू आर, और अगर हम सेकंड रीजन के लिए लिख रहे हैं तो ये वैल्यू आपके पास आएगा समथिंग बी एंड देन वी हैव साइन के आर प्लस का डेल नोट। तो यहां पर मेरे पास फेज शिफ्ट है, यहां फेज शिफ्ट आपने इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि ये बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई भी तो करना चाहिए, और बाउंड्री कंडीशन क्या कहती है कि जिस समय आर का वैल्यू 0 है, पार्टिकल के होने की संभावना यहां इस पॉइंट पर 0 हो जाएगी, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफाइन है ना वो 0 से a के बीच में है, ना कि 0 पर। तो जब r का वैल्यू 0 हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल शुड इक्वल टू 0, यानी वेव फंक्शन शुड वैनिश देयर, और वेव फंक्शन वैनिश हो भी रहा है। जब r इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो वेव फंक्शन 0 हो जाएगा, तो ये कंडीशन मेंटेन रखना है आपने, ओके। इसलिए मैंने इस केस में फेज शिफ्ट इंक्लूड किया, यहां पर फेज शिफ्ट इंक्लूड करने की आवश्यकता नहीं है। अब a और b हमारे पास जो है ना दो कांस्टेंट्स हैं, इनको कैसे हटाएं या इनकी कैसे वैल्यू फाइंड आउट करें, तो आपको पता होगा कोई भी हमारे पास में जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करते हैं, हमारे पास आता है रिजल्ट, तो जो कांस्टेंट्स होते हैं ना उनको रिमूव करने का तरीका होता है इनिशियल या बाउंड्री कंडीशन इंपोज करके। यहां पर भी देखो बाउंड्री कंडीशन है, क्या है बाउंड्री कंडीशन यहां पे, देखो अगर हम r इज इक्वल टू ए की बात करें तो ये दोनों रीजन में कॉमन है ना, r इज इक्वल टू ए दोनों रीजन में कॉमन है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो साई है एंड इवन डी साई बाई डी आर, एक्स नहीं लिखूंगा यहां पे r लिखूंगा बिकॉज r दे रखा है इस वजह से, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आप इसको साई डैश भी कह सकते हो, ठीक है। साई एंड साई डैश शुड बी कंटिन्यूअस, ठीक है, शुड बी कंटिन्यूअस एट r इज इक्वल टू ए। ये कंडीशन इंपोज करके आप जो है a और b का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और हमें डेल नोट भी मिल जाएगा। तो देखते हैं एक बार, सबसे पहले कंटिन्यूअस अगर r इज इक्वल टू ए पर है साई, इसका मीनिंग हो जाता है कि साई 1 का वैल्यू एट r इज इक्वल टू ए शुड इक्वल टू साई 2 एट r इज इक्वल टू ए। इस कंडीशन को इंपोज करते हैं तो मेरे पास आएगा
ए साइन क्यू ए इज इक्वल टू बी साइन एंड के ए प्लस डेल नोट। करेक्ट है, एक इक्वेशन तो मिल गई। अच्छा, दूसरी इक्वेशन के लिए क्या करेंगे? दूसरी इक्वेशन में देखो साई डैश 1 एट आर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू साई डैश 2 एट आर इज इक्वल टू ए। तो डेरिवेटिव लेना बेसिकली आपने, है ना। तो फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव लो, कितना होगा? ए क्यू साइन क्यू आर। तो आपके पास आ जाएगा देखो ए क्यू एंड साइन क्यू ए, क्योंकि आप तो आर इज इक्वल टू ए पर निकाल रहे हैं ना। दिस इज इक्वल टू, यहां से आएगा बी के साइन ऑफ के ए प्लस डेल नॉट। अच्छा, एक चीज और है, डेरिवेटिव लेंगे तो साइन का डेरिवेटिव तो कोस बनेगा ना, कोस क्यू ए, और यहां पर भी कोस आएगा। कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो डेल नोट का वैल्यू अगर आपने मालूम करना है ना, और ए और बी आपके सॉल्यूशन में एग्जिस्ट ना करे, इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है आप फर्स्ट को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दो, तो जो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन आपकी बनेगी दैट गिव्स मी द सॉल्यूशन। ओके, तो हम एक काम कर लेते हैं, यहां पे दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लेते हैं ताकि ए और बी यहां से हट जाएं। सो लेट मी डिवाइड दिस। मेरे पास आएगा tan क्यू ए डिवाइडेड बाई क्यू इज इक्वल टू, यहां से आएगा tan ऑफ के ए प्लस डेल नोट डिवाइडेड बाई के। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट tan ऑफ के ए प्लस डेल नोट इज इक्वल टू के ए बाई क्यू ए एंड देन वी हैव tan क्यू ए। मैंने ना यहाँ पे a से मल्टीप्लाई और a से डिवाइड कर दिया ताकि ये जो हमारे पास फेज फैक्टर है ना 10 के साथ जो मल्टीप्लाइड है क्यू ए, ये हमारे पास कुछ समान सा दिखे, इस वजह से a से मल्टीप्लाई a से डिवाइड कर दिया। अब एक बात बताओ आप, क्योंकि यहाँ एस वेव स्कैटरिंग को ही कंसिडर किया है क्वेश्चन में, इसका मीनिंग क्या है? लो एनर्जी लिमिट की बात चल रही है। लो एनर्जी लिमिट में क्या होता है कि जो k का वैल्यू है वो बहुत स्मॉल है, और ये फेज शिफ्ट तो वैसे भी बहुत स्मॉल है ना। तो देखो आप खुद से एक बार कि जो k का वैल्यू है इट इज एक्चुअली रूट में 2me बाई एच कट स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ q विल बी रूट में 2m बाई एच कट स्क्वायर e प्लस वी नोट। ये तो अभी हमने सॉल्व किया है ना इस चीज को। ठीक है, तो अगर एनर्जी लो एनर्जी स्कैटरिंग है तो एनर्जी बहुत कम होगा, तो k का वैल्यू बहुत कम हो जाएगा, डेल नॉट ऑलरेडी कम है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये जो वैल्यू है इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू के ए प्लस डेल नॉट। कह सकते हैं ना, क्योंकि देखो साइन एक्स टेंडिंग टू एक्स, टेन एक्स टेंडिंग टू एक्स, कब? जब x का वैल्यू बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, इस सिचुएशन में आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो मुझे तो डेल नोट फाइंड आउट करना था, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा डेल नोट का वैल्यू इज इक्वल टू, ठीक है, इस के ए को इधर भेज देते हैं तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा के ए एंड देन वी हैव tan क्यू ए बाई क्यू ए माइनस 1, ये आपके पास आ रहा है। और अब ये वैल्यू आप यहां पर रख देंगे। ठीक है ना, बेसिकली ये हमारे पास इक्वल किसके हो गया था? 4 पाई बाई के स्क्वायर एंड डेल नोट स्क्वायर। तो ये डेल नोट का जो वैल्यू है ना यहां पर रख देते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट द फाइनल आंसर विल बी सिग्मा टी इज इक्वल टू, देखो एक चीज और है, 4 पाई बाई के स्क्वायर, और यहां पर जब इसका स्क्वायर करोगे ना तो के स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा, तो वो के स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 4 पाई ए स्क्वायर एंड देन वी हैव tan क्यू ए अपॉन क्यू ए माइनस का 1 एंड इसका होल स्क्वायर। दिस वाज द रिजल्ट। आप एक बार ऑप्शन चेक कर लो कौन सा आंसर सही कर रहा है, सही मैच कर रहा है इसके अंदर से। ठीक है ना, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन था स्क्वायर वेल पोटेंशियल के केस में स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हमने फाइंड आउट किया। देखिए थर्ड क्वेश्चन मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ बेसिकली। ओके, वैसे आपके स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा ये वाला क्वेश्चन। बेसिकली वैसे तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्ट जो अभी हमने सीखा है यही लगने वाला है। टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आपने निकालना है फॉर एस वेव स्कैटरिंग ऑफ 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूट्रॉन बाय एन अट्रैक्टिव स्फेरिकल स्क्वायर वेल पोटेंशियल जिसकी डेप्थ 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एंड विड्थ इज 1.5 फेरमीमीटर। देखो इसमें आपको बेसिकली गिवन है द एनर्जी, द डेप्थ ऑफ द पोटेंशियल वेल एंड एज वेल एज द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है ना, ये सब आपको गिवन है, विड्थ गिवन है, डेप्थ गिवन है, एनर्जी गिवन है। सो एनर्जी है देखो 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और डेप्थ आपको गिवन है यहां से 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दिस इज 1.5 फेरमीमीटर। सिर्फ और सिर्फ एस वेव स्कैटरिंग आपने यहां पर कंसिडर करना है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। देखो फॉर्मूला जो अभी हमने डिराइव किया इससे पहले वाले क्वेश्चन में सेम टू सेम लगेगा, क्योंकि एस वेव स्कैटरिंग तक इंक्लूड किया है इसने, तो लो एनर्जी लिमिट में तो हम तो पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। सो सिग्मा टी का वैल्यू हमारे पास आएगा 4 पाई ए स्क्वायर एंड देन वी हैव 10 क्यू ए डिवाइडेड बाई क्यू ए माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर।
ये पूरा ना न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेटर का यूज पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। आप सभी वैल्यूज यहाँ पर रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। क्योंकि न्यूट्रॉन्स की बात की गई है तो जो Q का वैल्यू होगा ना, दैट इज डिफाइंड एज रूट ऑफ 2mn, ये mn मीन्स द मास ऑफ द न्यूट्रॉन, ओके। एंड देन वी हैव 2m/h² E प्लस में V0। देखो आप ये जो एनर्जी है ना, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 0.01 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 10 में आप अगर 0.01 ऐड भी करोगे तो कुछ ज़्यादा असर थोड़ी ना पड़ेगा, तो आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते यहाँ पे अंडर रूट में 2, और एक काम करते हैं बेसिकली c² से मल्टीप्लाई c² से डिवाइड कर देता हूँ मैं। तो ये वैल्यू लगभग होती है 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझ लीजिए आप लगभग। तो ये वैल्यू यहाँ पर रखें, इसके अलावा h की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। ये सारी वैल्यूज रख करके और आप इसको ना सोल्व करना एक बार खुद से, ओके। कैलकुलेटर का यूज होगा इसमें, खुद से एक बार सोल्व करना। द फाइनल आंसर मैं आपको बता देता हूं। जो ऑर्डर इसका होगा ना, सिग्मा टी का ऑर्डर, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताना आपने, यहाँ पे ऑर्डर को बताना है। सो द ऑर्डर विल बी 100 मिली बार्न, ये आपके पास आएगा। रिमेंबर 1 बार्न इक्वल होता है 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर के। सो दिस इंप्लाइज दैट 1 मिली बार्न इक्वल हो जाएगा 10⁻31 मीटर स्क्वायर के, है ना। 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे ना इसमें, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ओके। सो कंसिडरिंग दिस यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। न्यूमेरिकल सेक्शन है, कैलकुलेटर का यूज करते हुए कर लेना इसको सोल्व, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक CSR नेट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, बट पूछ सकता है कभी भी, ठीक है। सो d सिग्मा बाई d ओमेगा आपको गिवन है, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ऑफ ए पार्टिकल एट ए गिवन वेव नंबर, इट इज गिवन एज 3/4 k² and then we have 1 + 3 cos थीटा + 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये आपको गिवन है, और नॉन वेनिशिंग फेज शिफ्ट आपने यहां से निकालने हैं। देखो फेज शिफ्ट कब आते हैं हमारे पास, जब पार्शियल वेव एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। तो d सिग्मा बाई d ओमेगा जब वहां पर आप कैलकुलेट करते हो पार्शियल वेव एनालिसिस के अंदर, तो इसका वैल्यू कितना होता है, पहले मैं आपको जनरल वैल्यू बता देता हूं। दिस इज f ऑफ थीटा मॉडुलस स्क्वायर, और f ऑफ थीटा का जो वैल्यू आता है पार्शियल वेव एनालिसिस से, दैट वाज 1/k समेशन 2l + 1, ठीक है। एंड देन वी हैव साइन डेल एल e की पावर आयोटा डेल एल एंड pl ऑफ कोस थीटा एंड मॉडुलस स्क्वायर। यही आएगा ना सेम टू सेम। l का वैल्यू हमारे पास 0 से इन्फिनिटी रन कर रहा है। देखो आप पता क्या करिए, क्योंकि आपको पहले से ये दे रखा है ना d सिग्मा बाई d ओमेगा, और आपने यहां से डेल एल, मतलब डेल एल का वैल्यू हमारे पास होगा, एल क्योंकि रन कर रहा है तो डेल 0, डेल 1, डेल 2, है ना, इस टाइप से बहुत सारे फेज शिफ्ट्स आएंगे। तो आपने सिर्फ वही कंसिडर करने हैं जो नॉन जीरो आएंगे। नॉन जीरो फेज शिफ्ट आपने यहां से फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहला काम तो ये होता है, यहां पे आप इस सीरीज को एक्सपेंड कीजिए और रिटेन करिए जहां तक आपके पास कोस स्क्वायर थीटा टर्म आ रहा है, क्योंकि जो मुझे गिवन है ना क्वेश्चन में, ये लास्ट टर्म कोस स्क्वायर थीटा तक ही लिया गया है। मतलब अगर कोस क्यूब थीटा, कोस के पावर 4 थीटा, ये सब जो टर्म्स आएंगी उनको आप डायरेक्टली नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि उसके कोरस्पॉन्डिंग फेज शिफ्ट 0 आएगा एंड द टर्म विल बी 0, ठीक है। आपको पता है ना साइन डेल एल आ रखा है, तो अगर ये 0, मतलब वो आगे वाली टर्म्स ही 0 हो जाएंगे, क्योंकि इसमें आ ही नहीं रहा देखो आगे, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। पहले l = 0 के लिए देखो 1/k² में बाहर ले लेता हूं। अगर l = 0 रखेंगे तो 1 बन जाएगा, एंड दिस इज नेक्स्ट साइन डेल नॉट e की पावर आयोटा डेल नॉट। नेक्स्ट इसके बाद है p0 ऑफ cos थीटा विच इज 1। फिर इसके बाद देखो l = 1 रखेंगे तो मेरे पास आएगा 3, एंड देन वी हैव साइन डेल 1 e की पावर आयोटा डेल 1, एंड p1 ऑफ cos थीटा होता है cos थीटा के इक्वल। देखो टर्म आप आगे भी लिख सकते हैं l = 2 के लिए भी। फिर यहां जो है ना pl ऑफ cos थीटा, यहां अगर l का वैल्यू 2 होगा, देन p2 ऑफ cos थीटा की वैल्यू होती है 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/2। तो अब वो आपने लिखे हैं, क्योंकि यहां पर मॉडुलस स्क्वायर लग रखा है। तो मॉडुलस अगर स्क्वायर है, इट मींस कि हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी ना, वो फिर cos की पावर 4 थीटा में चली जाएंगी, तो वो लिखने की आवश्यकता नहीं है इस केस में, यहीं तक ही रहने दो। एंड देन इसका मॉडुलस स्क्वायर लग रखा है, मॉडुलस स्क्वायर। मॉडुलस स्क्वायर का मीनिंग आप समझें, जैसे मान लो साई मोड स्क्वायर है, और मान लो साई का वैल्यू आपको गिवन है e टू द पावर आयोटा kx। तो अगर हम इसका मॉडुलस स्क्वायर करेंगे तो कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि इसका वैल्यू e की पावर 2 आयोटा kx आ जाएगा। नहीं, यहां पर ना इमेजनरी पार्ट है, और साई मोड स्क्वायर इक्विवेलेंट होता है साई स्टार साई के। तो जहां पर हमारे पास
एक्सपोनेंशियल में मतलब आयोटा हो ना, आयोटा, उसको माइनस आयोटा से रिप्लेस करना होता है, तो माइनस आयोटा के एक्स, ये तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आ गया मेरे पास टर्म, और नेक्स्ट इसके बाद है साई जो आपको गिवन है ई टू द पावर आयोटा के एक्स, तो वैल्यू यहाँ से आती है ई की पावर 0 विच इज़ 1, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है 1 के इक्वल। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है, देखो इस केस में ना ई की पावर आयोटा डेल नोड है और यहाँ ई की पावर आयोटा डेल 1, तो आप जब इसका मॉडुलस स्क्वायर लेंगे ना तो डायरेक्टली आप ऐसा नहीं कह सकते कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नहीं, यहां पर आपको इसे ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब इस टाइप से देखो 1/k स्क्वायर एंड देन इसके बाद साइन डेल नोड ई की पावर आयोटा डेल नोड प्लस 3 साइन डेल 1 ई की पावर आयोटा डेल 1 एंड कोस थीटा, ये फर्स्ट आएगा आपके पास टर्म। दूसरा होगा साइन डेल नोड ई की पावर माइनस आयोटा डेल नोड प्लस 3 साइन डेल 1 एंड ई की पावर माइनस आयोटा डेल 1 एंड कोस थीटा, और अब आप अंदर जो है ना मल्टीप्लाई कर दो, दैट वाज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास आएगा 1/k स्क्वायर एंड अभी देखेंगे नेक्स्ट मल्टीप्लाई करें आप, तो साइन स्क्वायर डेल नोड, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा मेरे पास में, नेक्स्ट आएगा देखो 3 साइन डेल 1 साइन डेल नोड ई की पावर आयोटा एंड डेल नोड माइनस डेल 1 कोस थीटा। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, नेक्स्ट टर्म विल बी 3 साइन डेल 1 कोस थीटा, ठीक है, एंड देन वी हैव साइन डेल नोड एंड ई की पावर आयोटा डेल 1 माइनस डेल नोड, करेक्ट है। एंड द लास्ट टर्म विल बी, यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 साइन स्क्वायर डेल 1 एंड कोस स्क्वायर थीटा, तो ये टर्म आपके पास आ रही है। तो मल्टीप्लाई करना सीख लो, कहीं आप डायरेक्टली यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर रहे हो, नहीं, क्योंकि अंदर इमेजिनरी पार्ट प्रेजेंट है। दिस इज द राइट आंसर। अब जो आपको डी साई बाई डी ओमेगा गिवन है ना, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, अब बेसिकली आप इन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हो। अगर दोनों में कंपैरिजन करोगे तो आप खुद से बताओ एक बार, है ना, दोनों को कंपेयर करो एक बार, इन दोनों में कंपैरिजन करें तो 3/4k स्क्वायर का वैल्यू इक्वल है 1/k स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल नोड के इक्वल, बताइए, है ना। मैंने फर्स्ट टर्म पहले कांस्टेंट वाली जो टर्म है ना, जिसमें थीटा पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, वो टर्म को दोनों तरफ मैंने यहां पर इक्वेट किया है। नेक्स्ट देखो कोस स्क्वायर थीटा वाली टर्म, कोस स्क्वायर थीटा में आ रहा है यहां पे, इसमें आ रहा है देखो 9/4k स्क्वायर, और राइट साइड में मेरे पास आ रहा है 9/k स्क्वायर एंड देन वी हैव साइन स्क्वायर डेल 1। अभी कोस थीटा वाला जो पार्ट है ना, उसको आपने कंपैरिजन करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज कोस थीटा वाला जो टर्म है ना, उसमें डेल नोड और डेल 1 ही इंक्लूड है, और डेल नोड और डेल 1 तो यहां से भी निकल जाएंगे, तो आपको इसका कंपैरिजन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, नहीं करेंगे इसका कंपैरिजन, ठीक है। तो अभी देखो यहां पर आप फाइंड आउट कर लीजिए, देखो यहां से मेरे पास क्या आएगा, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल आउट, तो मेरे पास आ रहा है साइन डेल नोड इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। तो डेल नोड कितना आ गया यहां से 60 डिग्री, करेक्ट है। अच्छा यहां से देखते हैं 9 से 9 कैंसिल आउट, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल आउट, तो साइन डेल 1 इज इक्वल टू 1/2, सो दिस इंप्लाइज दैट डेल 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री। और बाकी इसके अलावा जो रह गए ना, डेल 2 डेल 3 डेल 4, ये सब जो फेज शिफ्ट्स हैं कोरस्पॉन्डिंग टू हायर वैल्यूज ऑफ एल, वो सभी मुझे फेज शिफ्ट कितना दे रहे हैं 0 डिग्री के इक्वल, तो उनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये दो ही मेरे पास में नॉन जीरो फेज शिफ्ट थे इस क्वेश्चन के अंदर, सो द आंसर विल बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्रीज, ठीक है। ऐसे आपने क्वेश्चन करना है, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन विच वी डील, जो कि CSR नेट का हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन, आप इसको देखिए। पोटेंशियल गिवन है V ऑफ R वेक्टर इज इक्वल टू समेशन ओवर I एंड देन वी हैव V नॉट A क्यूब डेल R वेक्टर माइनस RI वेक्टर, ठीक है। और ऐसा गिवन है कि जो RI वेक्टर है ना, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ईच वर्टिसेस ऑफ ए क्यूब, जिसका साइड A के इक्वल आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। सो लो एनर्जी लिमिट में टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आपने फाइंड आउट करना है, ये ऐसा पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। देखो अगर हम इस क्वेश्चन को करना चाहेंगे तो आप खुद से देखो एक बार, इस क्वेश्चन को देख करके आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये एक स्फेरिकली सिमेट्रिक जो है पोटेंशियल नहीं है, स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल नहीं है। देखो ये एक जनरल पोटेंशियल जो कि नॉन स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल जो है, उसके लिए आप कैलकुलेशन करने जा रहे हो। तो नॉन स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल जो हम पार्शियल वेव एनालिसिस में स्टडी करते हैं, तो उसकी मैंने आपको बताया था कैलकुलेशन क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड है।
तो हम उसको जाने देंगे, अडॉप्ट नहीं करेंगे उस चीज़ को। लेकिन बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन में हमारे पास रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट का डायरेक्टली हम यहां पर यूज कर सकते हैं। देखो सिग्मा टी तो तब निकलेगा ना जब डी सिग्मा बाई डी ओमेगा निकालोगे, और डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन तब निकलेगा जब आप स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड निकालोगे। तो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड इन द फर्स्ट ऑर्डर बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन हमारे पास आया था एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू -m/2π(h²) इंटीग्रेशन e की पावर आयोटा q वेक्टर डॉट r वेक्टर v ऑफ r d क्यूब ऑफ r, ये हमारे पास था। याद है आपको ये वाला रिलेशन, मैंने थ्योरी पार्ट में करवाया हुआ है, इसका प्रूफ भी मैंने बता रखा है आपको। फिर स्फेरिकली सिमेट्री के केस में फर्दर मैंने इसको सोल्व करवाया था, यहां पर d क्यूब r का वैल्यू पुट करके और यहां पर e की पावर आयोटा QR cos थीटा पुट करके, ठीक है। फिर वो डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, बट जनरल तो फॉर्मूला यही आ रहा था ना मेरे पास, तो इस फॉर्मूले में ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे। कितना आएगा? -m/2π(h²), समेशन लगा हुआ है तो समेशन लगाएंगे ओवर आई क्या चीज डिनोट कर रहा है? पोजीशन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए क्यूब, ठीक है। और टोटल कितने वर्टिसेस होते हैं? 8 वर्टिसेस इन ए क्यूब, ठीक है। समेशन e की पावर आयोटा q वेक्टर डॉट r वेक्टर, v ऑफ r का वैल्यू रखेंगे तो देखो इस केस में ना v नोड a क्यूब, ये तो आप समझ के चलिए कांस्टेंट है, तो v नोड a क्यूब इसे हम बाहर ले लेंगे और हमारे पास आएगा r वेक्टर माइनस ri वेक्टर एंड देन d क्यूब r। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि डेल ऑफ x माइनस वाई हमारे पास तभी सर्वाइव करता है जब r वेक्टर इज इक्वल टू ri होगा, मतलब ये दोनों जब बराबर होंगे ना, उसी केस में ये डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन सर्वाइव करेगा जिसकी वैल्यू 1 के बराबर है, बाकी सभी केस में 0 हो जाएगा। ये डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी कहती है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डेल r वेक्टर माइनस ri वेक्टर डेल क्यूब r एंड दिस फंक्शन, तो यहां पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? जैसा मैंने आपको बताया कि अगर r वेक्टर इज इक्वल टू ri वेक्टर के बराबर हो जाएगा तो आपको यहां से मिलेगा डेल इन 3 डायमेंशन, ठीक है, r वेक्टर माइनस ri वेक्टर इज इक्वल टू 1, ठीक है। इंटीग्रेशन जब आप इसका करेंगे और यहां पर आप लिख सकते हो, देखो माइनस का m v नोड a क्यूब अपॉन 2π(h²) समेशन ओवर i, और यहां से आपके पास आ जाएगा देखो e की पावर आयोटा q वेक्टर डॉट ri वेक्टर। करेक्ट है ना? देखो r वेक्टर किस में चेंज हो गया? ri वेक्टर में, क्योंकि इसी कंडीशन पर ही डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का वैल्यू हमारे पास वैनिश नहीं होगा, बाकी सब केस में वैनिश हो जाएगा। और क्योंकि लो एनर्जी लिमिट में आपसे कैलकुलेशन करवा रहा है तो आप खुद से बताइए एक बार, लो एनर्जी लिमिट में जो q वेक्टर का जो वैल्यू है इट इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, क्योंकि q का लेना देना किससे है? q का लेना देना है k से, वे वेक्टर k से, और वे वेक्टर k जो है ये एनर्जी से रिलेट करता है। जब एनर्जी ही कम होगा तो ये q वेक्टर भी कम हो जाएगा। तो अगर ये हमारे पास पावर कम है तो आप इसको जब सीरीज में एक्सपेंड करेंगे तो इसका वैल्यू आप लगभग लिख सकते हो 1 के इक्वल। भाई सीरीज में एक्सपेंड करोगे तो 1 प्लस आयोटा q वेक्टर डॉट ri वेक्टर डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस में आयोटा q वेक्टर डॉट ri वेक्टर का होल स्क्वायर, है ना, इस प्रकार से करोगे ना। लेकिन हम तो इसको रिटेन करेंगे ओनली अप टू द फर्स्ट वैल्यू, क्योंकि एनर्जी लिमिट क्या है मेरे पास? बहुत स्मॉल है, इस वजह से। तो अब समेशन जो चल रहा है ना दैट इज ओनली अप टू 1। देखो इस टाइप से आ जाएगा -m v नॉट a क्यूब डिवाइडेड बाय 2π(h²) एंड समेशन ओवर i 1। देखो 1 पर समेशन लगा हुआ है एंड इट i रन्स फ्रॉम इंडिसेस, मतलब 1 से लेकर के 8, क्योंकि क्यूब में टोटल 8 वर्टिसेस होते हैं, इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा 8 के इक्वल। आप चाहो तो यहां पर i रन करवा के भी दिखा सकते हो, i इज इक्वल टू 1 से लेकर के 8, रिजल्ट विल बी 8, ठीक है। तो देखो यहां से 2 जो है ना इससे कैंसिल आउट होगा 4 पर, सो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड आपका फाइंड आउट हो चुका है। द रिजल्ट वुड बी -4m v नॉट a क्यूब डिवाइडेड बाय π(h²) एंड फ्रॉम हियर आई एम गेटिंग द रिजल्ट d सिग्मा बाय d ओमेगा। डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आ गया मेरे पास में। द वैल्यू विल बी 16m² v नोट स्क्वायर a की पावर 6 डिवाइडेड बाय π² h की पावर 4। करेक्ट है। और अब बस लास्ट में हमने क्या निकालना था? टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालना है ना। सो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन विल बी इंटीग्रेशन, 2 इंटीग्रेशन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहां पर ठीक, आप चलो एक भी निकालो यहां पे, ठीक है, डी सिग्मा बाय डी ओमेगा जिसका वैल्यू हमारे पास है 16m² v नोट स्क्वायर a की पावर 6 अपॉन में π² h की पावर 4 एंड देन वी हैव डी ओमेगा। ओके,
अभी देखो यहाँ जो डी ओमेगा है ना, इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि इस कंप्लीट टर्म में कहीं पर भी आर थीटा फाई प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसलिए आप इसको बाहर ले सकते हैं, इट इज कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 16m² v नोड स्क्वायर a की पावर 6 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर h कट की पावर 4। और डी ओमेगा का जो इंटीग्रेशन लगा हुआ है ना, दिस इज बेसिकली द वैल्यू 4 पाई के इक्वल होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका वैल्यू कितना होगा, 4 पाई। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। यहां पर मेरे पास होगा डी ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई, 0 से लेकर के 2 पाई, एंड देन वी हैव साइन थीटा डी पाई। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। द रिजल्ट वुड बी, यहां पर मेरे पास आता है 4 पाई के इक्वल, तो इसको 4 पाई से आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड द रिजल्ट वुड बी 64m² v नोड स्क्वायर a की पावर 6 डिवाइडेड बाय पाई h कट की पावर 4। ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, सो होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे क्वेश्चंस जो कि हमने स्कैटरिंग थ्योरी से बेस्ड करने हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स थी सभी की सभी, और इसी टाइप के क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।